हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि हम पेरीमेट्री रिपोर्ट्स को किस तरह से पढ़ सकते हैं, राइट? So before moving into the details, I hope you all know that what is perimetry, right? So perimetry is a test in which we assess the visual field, right? So हम देख रहे हैं कि पेशेंट को कितना एरिया नजर आ रहा है, that is the visual field, right? So in very easy and simple words. Now for the assessment of the visual field, a test is done which is the perimetry. ये रिपोर्ट Humphrey real field analyzer का है and we are going to see कि हम इसको किस तरह से रीड कर सकते हैं. तो सबसे पहले in a report you should see the name of the person और उसका ID number आपके पास होना चाहिए, right? So here in these blocks we will have the name. Other than that, we have this top left corner which is for the personal details of the patient. Patient की कौन सी eye test की जा रही है, that is very important to see and to note. So over here जिस patient का हम test कर रहे हैं उसकी right eye की real field की examination हो रही है, right? Date of birth, DOB is the date of birth of the patient. And next we have the date. डेट रिप्रेजेंट के इस डेट को टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा था. सो ओवर हियर द डेट इज 17/12/2014, राइट? टाइम टेल्स के इस टाइम पे टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर टू नोट इज द एज ऑफ द पेशेंट, राइट? सो कौन सी आई टेस्ट की जा रही है और क्या एज है पेशेंट की, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस area or in the top left area which you have to see and notice, right? अब एज की इंपॉर्टेंस क्या है? एज की इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी पेशेंट आपके पास आएगा आपने उसको गाइड करना है कि अगर आप अपनी एज सही नहीं बताएंगे तो इस टेस्ट का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा या ये टेस्ट आपको सही चीज नहीं बता सकता और आपका जो इलाज है वो नहीं हो सकता, इसीलिए आपने अपनी उम्र ठीक बतानी है. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जो रियल फील्ड टेस्टिंग है इसमें मशीन कंपेयर करती है पेशेंट के रिजल्ट को. पेशेंट जो जो उसको जहां जहां स्टिमुलस दिखा, जहां जहां उसको नजर आया उसने मशीन को बता दिया. मशीन ने एक रिजल्ट निकाल दिया कि पेशेंट को के इस पॉइंट में इतनी रेटिनल सेंसिटिविटी है, राइट? अब बेसिकली पेरीमेट्री में हम हर पॉइंट पे रेटिना के हर पॉइंट पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं रेटिना के जो कि रियल फील्ड जहां जहां चेक की जाती है हर उस पॉइंट की एक स्पेसिफिक नॉर्मल नॉर्मल रेटिनल सेंसिटिविटी है और एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में है. जैसे अगर ये पेशेंट 29 ईयर्स के हैं तो हो सकता है कि इस पॉइंट में 27 डेसिबल रेटिनल सेंसिटिविटी नॉर्मल हो, नॉर्मल पेशेंट में, और इन्होंने भी 27 इनकी इस पॉइंट में इन पेशेंट की भी जो नॉर्मल रेटिनल सेंसिटिविटी है वो 27 डेसिबल हो, राइट? अब रेटिनल सेंसिटिविटी का मतलब है कि वो किस किस पॉइंट पे पेशेंट का जो रेटिना है वो कितनी लाइट को, कितनी मिनिमम लाइट को डिटेक्ट कर सकता है, राइट? कितनी एबिलिटी है रेटिना की टू सेंस मिनिमम लाइट. अब दैट इज हो सकता है कि 29 ईयर्स में इस पॉइंट में नॉर्मल रेटिनल सेंसिटिविटी 27 हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि नॉर्मल रेटिनल सेंसिटिविटी 31 डेसिबल हो और पेशेंट की 27 डेसिबल आ रही हो, राइट? अब होगा क्या कि ये सपोज दिस इज द रिजल्ट ऑफ द पेशेंट, ये पेशेंट की हर पॉइंट की रेटिनल सेंसिटिविटी है. अब मशीन क्या करेगी कि 29 ईयर ओल्ड पेशेंट में जितनी हर पॉइंट की रेटिनल सेंसिटिविटी होनी चाहिए उसको कंपेयर करेगी पेशेंट की रेटिनल सेंसिटिविटी से. जैसे आई टोल्ड यू कि इस पॉइंट में हो सकता है कि रेटिनल नॉर्मल सेंसिटिविटी 31 डेसिबल की, बट पेशेंट की इस पॉइंट पर रेटिनल सेंसिटिविटी कितनी है, 27 डेसिबल. तो मशीन कंपेयर करेगी कि 29 ईयर में होनी इतनी चाहिए थी इस पॉइंट में रेटिनल सेंसिटिविटी, लेकिन 29 ईयर्स के पेशेंट में इस पॉइंट में 27 डेसिबल आ रही है. अब कंपेयर करके इन दोनों में जितना डिफरेंस है वो निकालेगा. जैसे 31 माइनस 27 तो कितना डिफरेंस होगा वो मशीन आपको बता देगी कि इस पॉइंट में इतना डिफरेंस आ रहा है नॉर्मल और पेशेंट की रीडिंग्स में, राइट?
सो इसीलिए एज इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई पेशेंट अपनी एज गलत बताए, जैसे अगर वो है तो एक्चुअल में 40 के, लेकिन आपको 36 बता देते हैं या 35 बता देते हैं या 30 बता देते हैं, उसमें नुकसान पेशेंट का होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो हमारे पास ये पॉइंट है यहाँ 40 इयर्स की एज में, 40 इयर्स एज में इस पॉइंट पे रेटिनल सेंसिटिविटी 27 ही थी नॉर्मली, राइट। नॉर्मली 40 इयर्स के पेशेंट में इस पॉइंट में रेटिनल सेंसिटिविटी 27 ही होनी थी। व्हाई? बिकॉज आफ्टर 20 इयर्स ऑफ आवर लाइफ, हम जब 20 इयर्स से बड़े हो जाते हैं या 20 इयर्स क्रॉस कर जाते हैं अपनी एज के, तो हर 10 साल बाद 1 डेसिबल जो हमारी रेटिनल सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर आप 21 के हैं, 22 के हैं, तो आपने 20 इयर्स ऑफ लाइफ पास कर ली। अब हर 10 इयर्स के बाद, यानी जब आप 30 के हो जाएंगे, तो क्या होगा कि आपकी रेटिनल सेंसिटिविटी 1 डेसिबल डिक्रीज कर जाएगी नॉर्मली, राइट। तो अब एक हो सकता है कि 40 इयर्स के पेशेंट में नॉर्मल रेटिनल सेंसिटिविटी इस पॉइंट पर 27 होती, लेकिन क्योंकि पेशेंट ने अपनी एज 35 इयर्स बताई है, राइट, और यहाँ पे 35 इयर्स के पेशेंट में इस पॉइंट पे नॉर्मल 29 होती, 29 डेसिबल नॉर्मल रीडिंग होती, राइट। इसका मतलब कि पेशेंट की, अब यहाँ पे मशीन डिटेक्ट करेगी कोई मसला है, तो मशीन जो है वो डिफरेंस निकालेगी कि नॉर्मली 29 होनी चाहिए थी, लेकिन पेशेंट की जो आई है उसमें 27 आ रही है, तो कोई ना कोई abnormality है। दोनों को कंपेयर करके दोनों का डिफरेंस निकालेगी और आपको बताएगी कि यहाँ पे रियल फील्ड डिफेक्ट प्रेजेंट है, कोई ना कोई, किसी ना किसी डिग्री का, राइट। तो इसीलिए एज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पेशेंट को गाइड करना है बिफोर डूइंग द टेस्ट के अगर आप टेस्ट में अपनी एज ठीक नहीं बताएंगे तो इससे आपका ही नुकसान है और टेस्ट का कोई फायदा नहीं, आपके इलाज में मसला हो सकता है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट पोर्शन इज द प्यूपिल डायमीटर। अगर तो प्यूपिल डायमीटर 2 मिलीमीटर से बड़ा है या ज्यादा है, राइट, यानी कि 3 से 4 मिलीमीटर तक है, तो इट इज नॉर्मल, राइट, तो रीडिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नाउ आई एम टेलिंग यू कि प्यूपिल डायमीटर की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर तो जो प्यूपिल डायमीटर है वो 2 मिलीमीटर से ज्यादा है, यानी 3 या 4 मिलीमीटर है, तो रीडिंग्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल प्यूपिल डायमीटर। लेकिन अगर आपके पास जो प्यूपिल डायमीटर है वो 2 मिलीमीटर है, वो इक्वल या लेस देन 2 मिलीमीटर है, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि पेशेंट का जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट है, वो नॉर्मल से छोटा है, तो उसमें आपको पेशेंट की आई में एज स्कोटोमास दिखेंगे, यानी कि जो डार्कनेस है, अभी जो मैं इन सिंपल वर्ड समझा रही हूँ, दैट इज कि उसका, क्योंकि प्यूपिल, दिस इज आई, दिस इज प्यूपिल, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट है, राइट। तो अब पेशेंट को साइड्स वाले टारगेट्स नजर नहीं आ रहे। अब टेस्ट जो होता है, हर मशीन को हम सेट करते हैं कि इतना प्यूपिल डायमीटर नॉर्मल होना चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंगली स्टिमुलस डिफरेंट पॉइंट्स पे जाके रेटिना की सेंसिटिविटी को चेक करता है। तो अगर तो पेशेंट का प्यूपिल 2 मिलीमीटर से कम होगा तो उसको ये सारे एज वाले नहीं नजर आएंगे पॉइंट्स, और वहां पे पेशेंट की रीडिंग एबनॉर्मल आएगी और आपको एक एज स्कोटोमा दिखेगा। एज स्कोटोमा मीन के जो एजेस हैं वहां पे आपको रियल फील्ड डिफेक्ट शो होगा, राइट। So next point is the real acuity. This. So real acuity की importance क्या है? Before doing the real field test, you have to check the real acuity. अगर पेशेंट कोई करेक्शन यूज कर रहा है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द करेक्शन टू द पेशेंट, राइट। आप पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि अपनी ग्लासेस पहन के ये टेस्ट परफॉर्म करें, या देर इज अ स्पेस जहाँ पे आप लेंजेज ऐड कर सकते हैं फॉर द पेशेंट अकॉर्डिंग टू हिज रिफ्लेक्टिव एरर। तो पेशेंट को रिफ्लेक्टिव करेक्शन देना जरूरी है। सो हियर ये RX मीन्स दैट इट्स प्रिस्क्रिप्शन, राइट। प्रिस्क्रिप्शन क्या है पेशेंट की? DS मीन स्फेरिकल पावर, डायोप्ट्रिक स्फेयर यानी सफेयर कितना है, DC मीन
के cylindrical पावर कितनी है, डायोप्ट्रिक सिलेंडर, एंड एक्स मीन्स दी एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, राइट। तो आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है कि पेशेंट को कितने एरर की करेक्शन है, यू हैव टू मेंशन इट, और पेशेंट को एडवाइस करना है कि अपनी ग्लासेस को या अपनी करेक्शन को यूज करें वाइल परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ रियल फील्ड असेसमेंट, राइट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर पेशेंट रिफ्रैक्टिव करेक्शन नहीं पहनेगा तो उसको हो सकता है कि जो डिफरेंट स्टिमुलस हैं वो नजर ना आए, बिकॉज उसकी आई में कुछ एरर था। तो उस केस में क्या होगा, जगह जगह हर पॉइंट पे हो सकता है रेटिनल सेंसिटिविटी डिक्रीज मिले। अब रिफ्रैक्टिव करेक्शन से तो वो नॉर्मल था पेशेंट, रिफ्रैक्टिव करेक्शन अगर देते तो पेशेंट को दिखता, स्टिमुलस दिखता, लेकिन क्योंकि पेशेंट ने करेक्शन नहीं यूज कर रहा, जब वो करेक्शन यूज नहीं कर रहा तो उसे स्टिमुलस या लाइट जिसको उसने डिटेक्ट करके रिस्पॉन्स करना था वो उसको नहीं दिख रहा, और जब उसे वो लाइट नहीं दिख रही तो उससे क्या होगा कि उसे हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं उसकी जो रियल फील्ड रेटिनल सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज होगी, और हमें क्या मिलेंगे, जनरलाइज फील्ड इफेक्ट। और जैसे ही आप पेशेंट को रिफ्रैक्टिव करेक्शन वापस दोगे या पहनाओगे, या उसने करेक्शन ली और आप उसकी रियल असेसमेंट करोगे, तो यू विल सी कि जितनी उसकी जहां जहां उसकी रियल फील्ड दिखे थे वो इम्प्रूव हो गए हैं, यानी कि वहां उसकी रेटिनल सेंसिटिविटी क्या है, बेटर है, जस्ट बिकॉज उसने करेक्शन नहीं ली थी, इसीलिए आपको जनरलाइज फील्ड इफेक्ट्स दिख रहे थे, राइट। Okay, so this third area is basically the parameters, right? ये आपको टेस्ट पैरामीटर्स बताते हैं कि स्टिमुलस का साइज कितना है। सो हियर जो आप लाइट पेशेंट को दिखा रहे हो, जो लाइट आप पेशेंट से पूछ रहे हो कि उसे दिख रही है या नहीं दिख रही, दैट इज द स्टिमुलस, राइट। और पेशेंट में जो हम नॉर्मली साइज स्टैंडर्ड साइज रखते हैं हर टेस्ट के लिए, हर पेशेंट के लिए, दैट इज द स्टिमुलस साइज 3, राइट। 6 स्टिमुलस होते हैं, 0 to 5, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 स्टिमुलस है, जिसमें जो थर्ड साइज है स्टैंडर्ड साइज है स्टिमुलस का, और हर पेशेंट में देते हैं जिसका एरिया अराउंड यानी कि जिस जिस जो उस लाइट है उसका एरिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर तक होता है। और जो 5 स्टिमुलस साइज है वो हम एडवांस ग्लोकोमेटिस पेशेंट्स में हम स्टिमुलस का जो साइज है वो इंक्रीज करते हैं, जिसका एरिया 64 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, राइट। तो जो स्टिमुलस है उसका साइज है ये 3, जो आपको रोमन में दिख रहा है। एंड नेक्स्ट वाइट का मतलब है कि जो स्टिमुलस का कलर है दैट इज वाइट। तो बेसिकली जो पेरीमेट्री हम करते हैं दैट इज वाइट ऑन वाइट पेरीमेट्री, यानी कि जो बैकग्राउंड है वो भी वाइट है, और ऊपर जो आप लाइट पेशेंट को थ्रो कर रहे हैं वो भी लाइट वाइट ही है, राइट। और लेकिन उसकी इल्यूमिनेशन में डिफरेंस है, दोनों की इल्यूमिनेशन, एक की लाइट है एक की ज्यादा है। अब जो हम बैकग्राउंड की बात करें, वो जो वाइट बैकग्राउंड है उसकी इल्यूमिनेशन कितनी है, उसकी इल्यूमिनेशन है 31.5 अपोस्टिप्स, राइट। तो जो हमारे पास बैकग्राउंड इल्यूमिनेशन है दैट इज 31.5 अपोस्टिप्स, और जो स्टिमुलस की इल्यूमिनेशन है वो हर पॉइंट पे हम इंक्रीज या डिक्रीज करके पेशेंट की रेटिनल सेंसिटिविटी को असेस करते हैं। सो जो स्टिमुलस की इल्यूमिनेशन है वो वेरी करती है, बट जो बैकग्राउंड की इल्यूमिनेशन है दैट रिमेन्स द सेम, जो कि कितनी है 31.5 ASB मीन्स अपोजिटिव्स, राइट, जो कि यूनिट है हमारे पास इल्यूमिनेशन का, लाइट का। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी क्या है कि आप जो टेस्ट कर रहे हो वो किस प्रिंसिपल पे कर रहे हो, या वो टेस्ट किस स्ट्रेटजी पे बेस कर रहा है, या कौन सा तरीका आप यूज कर रहे हो इस टेस्ट को परफॉर्म करने का। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट तरीके हैं, जैसे स्टेयर केस है, अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल स्ट्रेटजीज डिस्कस करने हैं, जैसे फुल थ्रेशोल्ड है जिसमें हम स्टेयर केस या ब्रैकेटिंग की बात करते हैं। देन वी हैव दी पास बैक स्ट्रेटजी, फिर हमारे पास एक एडवांस या लेटेस्ट स्ट्रेटजी है जो कि हम हर जगह यूज करते हैं, दैट इज द सीटा। अब सीटा इज द स्वीडिश इंटरैक्टिव थ्रेशोल्ड एल्गोरिदम, जो कि एक टेस्टिंग स्ट्रेटजी है, जिसमें क्या होता है कि ये फास्ट भी है और इसके साथ साथ इसमें क्या होगा कि एक्यूरेसी भी ज्यादा है। तो इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, जैसे कि वी हैव सीटा स्टैंडर्ड, सीटा फास्ट, या फिर सीटा फास्टर। यानी ये क्या करेगा, टेस्ट को बहुत ज्यादा फास्टली परफॉर्म करेगा, यानी कम टाइम लेगा टेस्ट की रिजल्ट्स देने में, राइट।
और डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। इसी तरह यहाँ पे जो यूज हो रही है वो हो रही है सीटा फास्ट, जो कि क्या करती है 80% तक टाइम को डिक्रीज कर देता है। यानी अगर एक टेस्ट ने 1 घंटा लेना था तो हो सकता है कि सीटा फास्ट यूज करने से टेस्ट जो है वो नॉर्मली 3 मिनट्स ले। अगर पहले किसी और स्ट्रैटेजी ने 1 घंटा लेना था तो इस टेस्ट से हम 3 मिनट्स में रिजल्ट्स को इवेलुएट कर देते हैं। इसीलिए इसकी एक्यूरेसी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर, लेकिन ये हमें रिजल्ट्स क्या देगा, फास्ट देगा, राइट। सो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, हर टेस्ट को हर डिफरेंट स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग अब जो यूज हो रही है दैट इज द सीटा, जिसमें सीटा स्टैंडर्ड है और सीटा फास्टर है, जो कि ज्यादा रिजल्ट जल्दी देता है और एक्यूरेट भी देता है। लेकिन कुछ केसेस में हमें सीटा फास्ट भी यूज करना पड़ जाता है, जिसमें पेशेंट बहुत ओल्ड होता है या पेशेंट इतना इंतजार नहीं कर सकता। अब नाउ वी हैव द सेंट्रल 30-2 थ्रेशोल्ड टेस्ट। ये पॉइंट पैटर्न्स है। इसमें बेसिकली क्या है, जो पेशेंट को आपने फिक्सेटिंग टारगेट दिया है, राइट, मैंने पेशेंट को बोला कि आप इस टारगेट को देखें, रेड डॉट को। अब इस रेड डॉट के अराउंड जो 30 डिग्री होगा आप उसको चेक कर रहे हो, राइट। आप कितना डिग्री फील्ड चेक कर रहे हैं, 30 डिग्री फील्ड अराउंड द फिक्सेटिंग टारगेट, आप उसको चेक कर रहे हैं। और -2 का मतलब है कि मैं रियल एक्सिस मेरे किस तरह से हैं, दे आर नॉट ऑन दी एक्सिस, यानी कि जो पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं असेस कर रही हूँ वो यहाँ पे नहीं है, राइट। वो रादर कहाँ है, वो जो एक्सिस है उनके राइट और लेफ्ट में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे अब फिक्सेशन टारगेट, अब मैं इसको एक्सप्लेन इस तरह से करती हूँ कि ये मेरा फिक्सेशन टारगेट था, दिस रेड वन इज माई फिक्सेशन टारगेट। अब यहाँ से ये एक्स और वाई एफआई था, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, राइट। अब यहाँ जो मेरा सेंटर टारगेट पॉइंट है यहाँ है, इसके अराउंड मैंने कहा 30 डिग्री में मैयर कर रही हूँ रियल फील्ड एक पेशेंट की। अब जो पॉइंट्स होंगे वो इस लाइन के ऊपर, ये जो टारगेट है उसके जो एक्स और वाई एक्सिस बन रहा है उसके ऊपर नहीं है, बल्कि वो लेफ्ट या राइट है, यानी यहाँ इधर पॉइंट्स है लेफ्ट या राइट में। सो ये पॉइंट्स जो हैं, इस तरह का पैटर्न जो 30 डिग्री सेंट्रल फील्ड जो है वो असेस कर रहा है, और जो उसके पॉइंट्स हैं, वो जो टेस्टिंग पॉइंट्स हैं वो ऑन द एक्सिस नहीं है, रादर देन लेफ्ट और राइट या अप एंड डाउन है। दैट इज दी 30-2 थ्रेशोल्ड टेस्ट, जिसमें टोटल 76 पॉइंट्स होते हैं, और जो 2 पॉइंट्स के दरमियान में एरिया होता है दैट इज दी 6 डिग्री। 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस मतलब ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स, तो इनके दरमियान में कितना डिस्टेंस है, इतना 6 डिग्री का डिस्टेंस है, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव द फिक्सेशन मॉनिटर, यानी आपने चेक कर लिया है ब्लाइंड स्पॉट किधर है, फिक्सेशन टारगेट आपने पेशेंट को कहाँ दिया है, वो आपने सेंटर का दिया है। नेक्स्ट वी हैव द रिलायबिलिटी इंडेक्सेस, जो हमारे पास क्या है, फिक्सेशन लॉस है, जिसमें फॉल्स पॉजिटिव एरर्स हैं, फॉल्स नेगेटिव एरर्स हैं, और यहाँ पे देन वी हैव द टेस्ट ड्यूरेशन कि कितना टाइम टेस्ट को लगा। सो हियर यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ द सीटा फास्ट we have just performed the perimetry in 3 minutes and 22 seconds, right? और then we have the foveal threshold. foveal threshold क्या है कि आप foveal पॉइंट्स पे पहले थ्रेशोल्ड चेक करते हैं कि मिनिमम लाइट फोविया की कितनी है, राइट। और ये कॉरेस्पॉन्ड करता है रियल एक्विटी को। अगर तो एक पेशेंट है उसकी रियल एक्विटी अच्छी है, लेकिन फोवियल थ्रेशोल्ड यानी फोविया जितनी लाइट सेंस कर सकता है, जितनी कम लाइट, मिनिमम लाइट या एंड पॉइंट, जितनी लाइट का एक एंड पॉइंट पेशेंट का फोविया डिटेक्ट कर सकता है, दैट इज द फोवियल थ्रेशोल्ड। सो हियर उन्होंने फोवियल थ्रेशोल्ड मैयर नहीं किया, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द फिक्सेशन लॉसेस। अब फिक्सेशन लॉसेस का क्या मतलब है कि अगर एक पेशेंट था उसको हमने ब्लाइंड स्पॉट पे, ब्लाइंड स्पॉट इज बेसिकली टेम्पोरल, टेम्पोरल 15 या 18 डिग्री हम कहते हैं कि टेम्पोरली 18 डिग्री ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट है, राइट। तो अगर तो हम पेशेंट को लाइट स्टिमुलस, हमने लाइट स्टिमुलस ब्लाइंड स्पॉट पे दिखाया, जैसे यहाँ पे ये ब्लाइंड स्पॉट है और पेशेंट को ब्लाइंड स्पॉट पे टारगेट दिखाया। बेसिकली इसका प्रोटोकॉल क्या होता है पेरीमेट्री का, कि हम पेशेंट को एक सेंट्रल फिक्सेशन टारगेट देते हैं और कहते हैं कि उसी को देखें। सेंटर पे पेशेंट ने टारगेट सेंट्रल फिक्सेशन मेंटेन रखते हुए डिटेक्ट करना है कि उसे लाइट फील हो रही है पेरिफेरी में, राइट। तो अब जैसे पेशेंट रेड डॉट को देख रहा है एंड टेम्पोरली उन पेशेंट को
एट 18 डिग्री ब्लाइंड स्पॉट पे लाइट दिखाई जा रही है, यानी कि उसके उस पार्ट पे लाइट थ्रो की गई है। बेसिक पेशेंट को लाइट नजर नहीं आनी चाहिए ब्लाइंड स्पॉट पे, लेकिन पेशेंट ने रिस्पॉन्ड दे दिया है, लाइक उसने बटन प्रेस कर दिया है, तो इसका मतलब कि देखिए इट इज द फिक्सेशन लॉस, यानी कि वहां लाइट नहीं थी, पेशेंट को ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं दिखनी चाहिए थी, फिर भी उसने बटन प्रेस कर दिया है, राइट नाउ, यानी उसने फिक्सेट अपनी जो सेंटर से ये जो रेड डॉट देख रहा था उधर से हट के उसने किसी और पॉइंट को देखा है, जिस वजह से अब जो 18 डिग्री जहां हमने लाइट थ्रो की थी वहां पेशेंट को लाइट दिख रही है। तो इसका ये मतलब है कि उसने जो सेंटर डॉट है उधर से हट के कहीं और देखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वी हैव द फॉल्स पॉजिटिव एरर। जो फॉल्स पॉजिटिव एरर है दैट मीन्स कि पेशेंट को लाइट नहीं दिखाई अभी, राइट, लेकिन उसको पता लग गया, उसको आदत हो गई है वाइल परफॉर्मिंग द टेस्ट कि एक साउंड बन रही है, यानी एक साउंड आ रही है हर दफा स्टिमुलस को दिखाने के टाइम पे, यानी जैसे ही स्टिमुलस दिखता है किसी भी पॉइंट पे उसी टाइम एक साउंड क्रिएट होती है, एक ट्रिगर आता है। तो पेशेंट क्या करेगा, वो जैसे ही ट्रिगर को सुनेगा वो फौरन से बटन प्रेस कर देगा, राइट, लेकिन अभी लाइट शो नहीं की गई थी। मशीन के अंदर ये सारे क्या हैं, पेशेंट को चेक करने के लिए ये डिफरेंट एरर्स बनाए गए हैं कि पेशेंट को चेक किया जाए कि क्या उसकी रीडिंग्स जो हैं वो ठीक आ भी रही हैं, यानी वो रिस्पॉन्ड ठीक कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। सो हियर यू कैन सी जो फिक्सेशन लॉसेस थी टोटल 11 टाइम्स पेशेंट को शो किया जाता है, ठीक है, बट अगर तो 20% तक पेशेंट गलत रिस्पॉन्स दे देता है, फिक्सेशन लॉस उसकी 20% तक होती है, तो इट इज ओके, लेकिन अगर मोर देन 20% रिजल्ट दे रहा है कि फिक्सेशन लॉस बहुत ज्यादा हुआ है, तो इट मीन्स के टेस्ट जो है वो अनरिलायबल, राइट। इसी तरह फॉल्स पॉजिटिव में क्या है कि पेशेंट को सिर्फ स्टिमुलस नहीं दिखा लेकिन एक साउंड बनी, तो साउंड को सुनते ही उसने बटन प्रेस कर दिया बताने के लिए कि उसे दिख रहा है, ठीक है, स्टिमुलस दिखा। नेक्स्ट वी हैव द फॉल्स नेगेटिव एरर। अब इसका क्या मतलब है कि कुछ टाइम पहले जो किसी एक पॉइंट पे, जैसे कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पे जब लाइट थ्रो की पहले, तो पेशेंट ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन जैसे ही मैंने इससे ज्यादा, इस इंटेंसिटी से ज्यादा, किस जैसे मैंने 35 डेसिबल की लाइट थ्रो की थी, तो पेशेंट ने तब रिस्पॉन्स किया था इस पॉइंट पे, लेकिन जैसे ही मैंने 40 डेसिबल की लाइट थ्रो की तो अब पेशेंट ने इस स्पेसिफिक पॉइंट पे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, यानी मतलब है कि ये क्या है, फॉल्स नेगेटिव एरर, यानी पहले पेशेंट ने एक पॉइंट पे रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड दिया, लेकिन जब आपने वही पॉइंट दोबारा उसी पॉइंट पे दोबारा लाइट थ्रो की ज्यादा इंटेंसिटी के साथ, तब पेशेंट ने क्या किया, उस पॉइंट पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अपर पार्ट। सो नाउ अब हम इस स्केल्स पे आ जाते हैं। सो नाउ अब ये स्केल जो है दैट इज द रो डेटा स्केल, राइट, यानी जो आपने जो पेशेंट की एग्जैक्ट हर पॉइंट पे वैल्यू है, हर पॉइंट पे रेटिनल सेंसिटिविटी जितनी पेशेंट की है उतनी हर पॉइंट पे लिख दी गई है एक ग्राफ की शक्ल में, दैट इज दी रॉ डाटा। अब इसमें क्या है, अगर तो रीडिंग जीरो आती है, अगर किसी भी पॉइंट में रीडिंग जीरो आती है इसका मतलब है कि पेशेंट की वहां पे रेटिनल सेंसिटिविटी है ही नहीं, वहां पे टोटली स्कोटोमा है, ब्लैकनेस है, पेशेंट को उस पॉइंट पे कुछ नजर नहीं आया, राइट, किसी भी मैक्सिमम भी लाइट थ्रो की तो भी उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, यानी गैंग्लियन सेल वहां पे फुल डेथ हो चुकी है गैंग्लियन सेल्स की, वहां पे कोई भी रिस्पॉन्ड पेशेंट नहीं कर रहा और पेशेंट वहां उस स्पेसिफिक एरिया के लिए ब्लाइंड है, राइट। अगर पेशेंट की जो किसी भी पॉइंट में 40 डेसिबल की रीडिंग आती है, इसका मतलब है कि ये पेशेंट की क्या है, बहुत अच्छी नॉर्मल, मतलब के अच्छी या मैक्सिमम रेटिनल सेंसिटिविटी उस पॉइंट पे है, राइट। और अगर उससे कम या ज्यादा है तो वो फिर डिपेंड कर देता है कि हर एज में कितनी रेटिनल सेंसिटिविटी होनी चाहिए थी। सो अभी जो जनरली रॉ डेटा क्या है कि जितनी एग्जैक्ट हर पॉइंट पे पेशेंट की रेटिनल सेंसिटिविटी आई है उसको डेसिबल्स में एक प्लॉट बना दिया जाता है, राइट। सो ये हमारे पास क्या है, रॉ डेटा, ये पेशेंट का रिजल्ट है, ये पेशेंट ने जो रिस्पॉन्ड किया ये वो है, राइट। अब अगर मैं इस डाटा को, ये 26 27 इसको ग्राफिकली एक स्केल में एक मतलब पैटर्न, एक ड्राइंग की सूरत में करूं, तो ये हमारे पास
अब रो डाटा यानी इन नंबर्स को जब मैंने ड्राइंग की सूरत में लिखा, राइट, या प्लॉट किया, तो मेरे पास ये इस तरह से एक स्केल बनेगा जिसको मैं बोलेंगे ग्रे स्केल, राइट। सो जहां जहां हाई सेंसिटिविटी मिलेगी, अच्छी सेंसिटिविटी नॉर्मल से भी, तो वहां पे आपको कौन सा कलर मिलेगा, वाइट, राइट। लेकिन जैसे जैसे सेंसिटिविटी डिक्रीज करती जाएगी आपको डार्कर एरिया दिखेगा, राइट। जैसे ब्लाइंड स्पॉट में कोई विजन नहीं होती, तो वो टोटली क्या है, स्कोटोमेटस है, यानी कि वो फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि दैट इज टोटली डार्क, राइट। तो जैसे जैसे सेंसिटिविटी किसी भी एक एरिया की डिक्रीज करेगी तो आपको डार्कर एरिया मिलता जाएगा, जैसे वहां पे कोई प्रॉब्लम है, ये तो नॉर्मल है ब्लाइंड स्पॉट, लेकिन अगर यही ब्लैक स्पॉट यहाँ पे आपको मिलेगा तो इसका मतलब यहाँ कोई प्रॉब्लम है। Okay, so now we have the other graph, that is a total deviation numerical plot, right? So, what is the purpose of this plot? ये plot या ये numerical values या total deviation बताता है कि जो normal patient की retinal sensitivity है इस age group में, राइट, यानी कि 29 ईयर ओल्ड पेशेंट है ये, तो 29 ईयर्स ओल्ड पेशेंट में जितनी हर पॉइंट में नॉर्मली सेंसिटिविटी रेटिना की होनी चाहिए उसको कंपेयर करता है पेशेंट के रिजल्ट से, राइट। यानी कि नॉर्मल और रो डाटा को ये पेशेंट के जो रिजल्ट्स हैं उनको क्या करता है, कंपेयर करता है, राइट। और फिर आपको बताता है कि दोनों में कितना डिफरेंस है, जैसे कि वी आर गोइंग इस पॉइंट में, ओके, यहाँ, सो हियर यू कैन सी कि इस पॉइंट में 27 डेसिबल रेटिनल सेंसिटिविटी पेशेंट की आ रही थी। मशीन ने क्या किया, उसने नॉर्मली जो 29 एज पेशेंट की इस पॉइंट पे रेटिनल सेंसिटिविटी होनी चाहिए उसको कंपेयर किया इस रीडिंग के साथ, उसकी जो टोटल डिफरेंस है वो पता किया और बताया कि इस पॉइंट में जीरो डेविएशन है, यानी कि जितनी नॉर्मल में होनी चाहिए उतनी ही पेशेंट की भी रीडिंग आई है। सो अगर टोटल डेविएशन में रीडिंग जीरो आ रही है इसका मतलब कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, पेशेंट की नॉर्मल ही रीडिंग है, यानी और अगर तो पॉजिटिव आ रही है, कोई रीडिंग पॉजिटिव है, जैसे थर्ड पॉइंट पे पेशेंट की रेटिनल सेंसिटिविटी 32 है, लेकिन नॉर्मली इस पॉइंट पे 31 होती है, लेकिन पेशेंट की नॉर्मल से ज्यादा अच्छी है, तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव में डिफरेंस आ रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब है कि नॉर्मल से ज्यादा अच्छी है, नॉर्मल से ज्यादा है, यानी कि हाई रेटिनल सेंसिटिविटी है। और अगर कहीं नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब कि नॉर्मल से कम है, यानी कि खराब, पेशेंट की रेटिनल सेंसिटिविटी कम है, राइट। सो जैसे कि आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे टॉप राइट पॉइंट पे, यहाँ पे पेशेंट की रिस्पॉन्ड किया 26 डेसिबल पे, लेकिन यहाँ पे टोटल जो नॉर्मली है कितनी होनी चाहिए थी, इस पॉइंट पे 27 होनी चाहिए थी, 1 का डिफरेंस है, इसका मतलब 27 होनी चाहिए थी, लेकिन पेशेंट की 26 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, -1 का। पेशेंट की कितनी होनी चाहिए थी, ओके, तो पेशेंट की होनी चाहिए थी 27, लेकिन पेशेंट की है 26, तो उन दोनों का डिफरेंस निकाला तो वो है -1। इसी तरह पेशेंट की अगर हम इसी पॉइंट को दोबारा लें, पेशेंट की रेटिनल सेंसिटिविटी है 32, लेकिन इस पॉइंट में होनी चाहिए थी 31, तो डिफरेंस निकाला तो वो था +1। इसका मतलब कि रेटिनल सेंसिटिविटी एक स्पेसिफिक पॉइंट में कम है, इसका मतलब रेटिनल सेंसिटिविटी किसी पॉइंट में ज्यादा अच्छी है, और अगर किसी पॉइंट में जैसे यहाँ पे 27 नॉर्मल थी जो पेशेंट की थी, और सॉरी माइनस, और 27 ही इस पॉइंट में होनी चाहिए थी, तो जीरो था, इसका मतलब कि जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, एग्जैक्ट है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट। सो टोटल डेविएशन क्या करता है, आपको बताता है कि हर पॉइंट में नॉर्मल से जब कंपेयर किया तो कितना डिफरेंस है रीडिंग्स का, रेटिनल सेंसिटिविटी का हर पॉइंट पे, राइट। तो ये प्लॉट है, दैट इज द टोटल डेविएशन प्रोबेबिलिटी प्लॉट। इसमें क्या होता है कि ये
प्रोबेबिलिटी चेक करता है। अगर एक पेशेंट है उसकी रिजल्ट इस तरह से आ रहे हैं तो इतने पेशेंट्स में यानी लेस देन 5% पॉपुलेशन में ये रियल फील्ड डिफेक्ट पाया जाता है या ये प्रॉब्लम पाई जाती है, ये इशू या ये रीडिंग इस एज के इतने परसेंट, कितने परसेंट, लेस देन 5% पीपल जो हैं इस एज ग्रुप में उनमें ये रीडिंग्स आती हैं। देन नेक्स्ट में क्या है, लेस देन 2% पॉपुलेशन में इतनी एज ग्रुप में लेस देन 2% जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, नॉर्मल पॉपुलेशन है उसमें ये रिस्पॉन्सेज आए जाते हैं। और फिर देन वी हैव द लेस देन 1% लोगों में इस एज ग्रुप में नॉर्मल पॉपुलेशन में इतने रिजल्ट्स इस तरह का पैटर्न आपको मिलता है। एंड इफ वी हैव टोटली ब्लैक, टोटल ब्लैक का मतलब है उस एरिया में कोई वीएल वीएन नहीं है, ठीक है, टोटली ब्लॉक है वो एरिया। तो उस केस का मतलब उसमें क्या होता है कि नॉर्मल पॉपुलेशन में सिर्फ लेस देन 0.5 पीपल में इस तरह का केस देखा गया है, राइट। इस तरह का रियल फील्ड डिफेक्ट होता है। अगर तो आप ये प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है कि इतनी प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद वी हैव द पैटर्न डेविएशन न्यूमेरिकल प्लॉट जो कि मॉडिफाइड फॉर्म है टोटल डेविएशन न्यूमेरिकल प्लॉट की, यानी कि जितना डिफरेंस टोटल डेविएशन न्यूमेरिकल प्लॉट में आया उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है पैटर्न डेविएशन न्यूमेरिकल प्लॉट, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम देखते हैं ताकि हम डीप स्कोटोमास को इवेलुएट कर सकें। सो यहाँ पे हम डीप स्कोटोमास का हमें पता लगता है कि कौन सा जो स्कोटोमा है वो डीप है। प्लस जो हमने बात की थी टोटल डेविएशन प्रोबेबिलिटी प्लॉट में ऐसे डिफेक्ट्स की जहाँ पे टोटली ब्लैकनेस है, वो कितनी पॉपुलेशन में होता है, 0.5% में। इसका मतलब है कि ये इम्पोर्टेंट है नोट करने में, देखने में कि क्यों है ऐसा, कि बहुत कम लोगों में पाया जाता है और ये इम्पोर्टेंट है कि हम उस पॉइंट को चेक करें कि वहाँ पे कोई एब्नॉर्मेलिटी है और अगर है तो क्यों है, राइट। ये ग्राफ आ जाता है जिसको हम बोलते हैं पैटर्न डेविएशन प्रोबेबिलिटी ग्राफ, जिसमें हम देखते हैं कि जब मैंने खराब एरियाज, वो पॉइंट्स जहाँ पे मेरी रेटिनल सेंसिटिविटी माइनस में थी, मैंने वहाँ पे रेटिनल सेंसिटिविटी को इंक्रीज भी किया, राइट, मैंने रेटिनल सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया, लेकिन स्टिल क्या हुआ, वहाँ पे अभी भी रीडिंग माइनस में ही है। और फिर मैंने प्रोबेबिलिटी चेक की, जैसे प्रोबेबिलिटी ने कहा कि इस तरह से जो पैटर्न होगा वो लेस देन 5% में नॉर्मल पॉपुलेशन में आपको मिलेगा, राइट, इस तरह के जहाँ जहाँ डिफेक्ट्स आ रहे हैं। और लास्ट एक था जो कि फुल ब्लॉक था, राइट, वो फुल ब्लॉक जो है वो फुल ब्लॉक लेस देन 0.5% पॉपुलेशन में देखा जाता है। अगर टोटल डेविएशन में जो जितनी डेविएशन थी, जितना डिफरेंस था, उसमें रेटिनल सेंसिटिविटी इंक्रीज करके भी आपके पास माइनस लेस देन 0.5% वाली जो डिफेक्ट है वो 0.5 से कम वाले ही हैं, यानी कि ये जो डार्क स्पॉट्स हैं आपको डार्क ही दिख रहे हैं, वो इसका मतलब है कि ये पॉइंट्स जो हैं ये कंसीडर किए जाएंगे। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये देखें कि इन पॉइंट्स में ऐसा क्या इशू है, यानी ऐसा कौन सा हिडन डिफेक्ट है जिसको हम नहीं देख पा रहे, राइट। सो जो पैटर्न डेविएशन है उसमें हमने क्या किया कि हर वो रीडिंग जिसमें रेटिनल सेंसिटिविटी कम थी, हर वो डिफरेंस जो माइनस में था, हमने उसमें रेटिनल सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके देखा और स्टिल चेक किया कि क्या वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई हुई, प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हुई या नहीं। जैसे कि आप अगर इस पॉइंट पे देखें एक्सिस से ऊपर, तो यहाँ पे टोटल डेविएशन में लेस देन 2% पॉपुलेशन में आपको ये मिल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने इस पॉइंट की रेटिनल सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया तो आपको ये क्या हुआ, ये माइनस, ये अब डिक्रीज हो गया, इसका सिंबल सिंबल अब डिक्रीज हो गया। मतलब कि क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट आ गई। इसका मतलब कि यहाँ ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है देखने को, इसको अब मुझे जरूरत नहीं है कि मैं इस पॉइंट को देखूं, यहाँ पे नॉर्मल ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस एक्सिस के नीचे वाले पॉइंट को चेक करूं, तो जब मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज किया है, जब मैंने माइनस की रीडिंग में रेटिनल सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया है, मैंने इंक्रीज करके भी देखा है, लेकिन यहाँ पे ये सेम टू सेम ही है। जब ये सेम टू सेम ही है इवन आफ्टर इंक्रीजिंग द रेटिनल सेंसिटिविटी, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई डीप स्कोटोमा है एंड वी हैव टू सी के इस पॉइंट में कुछ ना कुछ एब्नॉर्मेलिटी है। यहाँ पे हमने चेक करना है, जब ये
लास्ट टू आपको कहीं मिल जाए इवन आफ्टर इंक्रीजिंग द रेटिनल सेंसिटिविटी, तब भी कोई चेंज नहीं आता रीडिंग में, राइट। इसका मतलब कि आपको अब चेक करना है, आपको नोट करना है कि देर इट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू सी कि यहाँ पे कोई ना कोई डीप स्कोटोमा है, राइट, हिडन स्कोटोमा था। सो उस केस में आपको फिर हिडन चीजों को जब चेक करना होता है तो उनके लिए पैटर्न डेविएशन न्यूमेरिकल प्लॉट इम्पोर्टेंट है। सो नाउ वी हैव दिस कॉलम्स, राइट। तो इनमें जो ये VFI, MD और PST हैं, दे आर दी ग्लोबल इंडाइसेस, राइट। ये हमें बताते हैं, वी हैव डिस्कस अबाउट हिल ऑफ VN। सो यू ऑल नो अबाउट द हिल ऑफ द VN, जिसमें पीक जो थी वो फोविया थी, और ये जो है ये आपके पास ग्रेजुअली डिक्रीजिंग रेटिनल सेंसिटिविटी इन टेम्पोरल एंड नेजल एरिया, नेजल रेटिना। सो जो ग्लोबल इंडेक्सेस होते हैं वो बताते हैं कि हाइट, हिल ऑफ द VN यानी जो हाइट है हिल में, हिल मतलब रेटिनल सेंसिटिविटी, उसकी जो हाइट है या फिर जो कंटोर है वो स्मूथ है या नहीं स्मूथ, यानी जो चेंजेस हाइट और कंटोर में आ रही हैं वो आपको ग्लोबल इंडाइसेस बताती हैं, राइट। सो इसमें जो VFI है दैट इज द वियर फील्ड इंडेक्स। बेसिकली वियर फील्ड इंडेक्स आपको एवरेज वियर फील्ड या फिर आपको ओवरऑल वियर फील्ड का आइडिया दे देते हैं, इन परसेंटेज आपको बता देते हैं कि ओवरऑल वियर फील्ड कितनी है। जैसे इस पेशेंट की वियर फील्ड जो है वो ओवरऑल 98% है, यानी नॉर्मल है, राइट। तो अगर वियर फील्ड 100% है इसका मतलब पेशेंट की परफेक्ट VN है। लेकिन अगर तो VFI 0% है तो इसका मतलब कि वहां पे VN बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। और अगर VFI 95% है या उससे ज्यादा, इसका मतलब इट इज नॉर्मल। सो यहाँ पेशेंट का जो वियर फील्ड इंडेक्स है वो नॉर्मल है, 98%, ओके। एंड अगर VFI 50% आता है इसका मतलब है कि हाफ ऑफ द फील्ड लॉस हो चुका है और हाफ रह गया है, और पेशेंट को वियर सिम्टम्स अब दिखना, वियर फील्ड डिफिकल्टीज या वियर फील्ड डिफेक्ट दिखना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट वी हैव द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जो है वो MD में शो किया जाता है, एंड ये हमारे पास हर पॉइंट की जो हमने डिफरेंस निकाला था, यानी हर पॉइंट का जो ये टोटल डेविएशन की रीडिंग्स निकाली थी, ये इन सब की एवरेज है। यानी हम अगर इन सब का मीन ले लें इन सारी वैल्यूज का, तो हमें ओवरऑल मीन डेविएशन, टोटल डेविएशन कितनी है पूरे वियर फील्ड में हमें वो पता लग जाती है। सो ये अगर रीडिंग माइनस में है, अगर मीन डेविएशन माइनस में है इसका मतलब है कि इट्स प्रॉब्लमैटिक। मीन डेविएशन जो है वो आपको बता रही है कि रेटिनल सेंसिटिविटी जो है वो एवरेज रेटिनल सेंसिटिविटी से कम है, राइट। और अगर तो हमारे पास पॉजिटिव में इसकी रीडिंग आती है तो इसका मतलब है कि ओवरऑल सेंसिटिविटी जो है वो क्या है, नॉर्मल है। लेकिन उसके साथ साथ जो मीन डेविएशन होता है वो मैंने जिस तरह कहा कि ग्लोबल इंडाइसेस जो है वो हाइट और कंटोर के चेंजेस को बताता है, तो जो मीन डेविएशन है वो आपको हाइट के बारे में बताता है कि टोटल हाइट चेंजेस कितने आ रहे हैं, राइट। और इसी तरह जो PST है दैट इज द पैटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन। जो पैटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन होती है ये कंटोर चेक करती है, राइट। अगर तो कंटोर का मतलब है कि जो वियर फील्ड का ग्राफ आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, तो वो बताएगा कि ये तो अब नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे डिक्रीज करनी थी, फिर यहाँ थोड़ी सी इंक्रीज करनी थी, फिर इंक्रीज, तो इस तरह से एक कंटोर स्मूथ बनना था। लेकिन अगर कंटोरिंग स्मूथ नहीं है फिर ये आपको बताएगा कि यहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी है। लेकिन इसमें क्या है, अगर कंटोर यानी अगर रीडिंग आपको पॉजिटिव मिल रही है इसका मतलब कि यहाँ पे कोई डिफरेंस है कंटोर का। अगर तो रीडिंग पॉजिटिव में है इसका मतलब है कि यहाँ पे कंटोर स्मूथ नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस है नॉर्मल हिल ऑफ द VN में और जो आपका पेशेंट का हिल ऑफ द VN बनाया है आपने ग्राफिकली उसमें। और अगर रीडिंग जो है वो 0 में है तो इसका मतलब है कोई डिफरेंस नहीं है और जो कंटोर है वो स्मूथ है, यानी कि ये जो डिक्रीज ऑफ VNR है वो स्मूथ है रेटिनल सेंसिटिविटी का, राइट। नाउ वी हैव द GHT। ये होता है ग्लोकोमेटिस हेमीफील्ड टेस्ट, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो हम रीडिंग्स निकाल रहे हैं ग्लोकोमेटिस हेमीफील्ड टेस्ट में बेसिकली क्या होगा कि ये 5 जोन्स अपर और लोअर फील्ड ऑफ पैटर्न डेविएशन न्यूमेरिकल प्लॉट से निकालेगा।
यानी कि ये हमारे पास पैटर्न डेविएशन न्यूमेरिक प्लॉट है, इसमें से कोई भी 5 जोन्स बनाएगा और उसी की मिरर इमेजेस जो लोअर फील्ड में, जैसे अगर एक ये जोन है तो इसी की मिरर इमेज जो लोअर जोन में है उसको कंपेयर करेगा आपस में, राइट। तो 5 अपर जोन्स बने, उसी की मिरर इमेजेस जो लोअर जोन में है उसको कंपेयर करेगा और देखेगा कि फील्ड इफेक्ट है, कोई डिफरेंस है, कोई एसिमेट्री है या नहीं है। और इससे क्या होगा कि अर्ली जो ग्लोकोमेटिस चेंजेस है यानी अर्ली ग्लोकोमा जो है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोकोमेटिस हेमीफील्ड टेस्ट। तो ये अर्ली ग्लोकोमा को डिटेक्ट करने के लिए होता है। और ये किस तरह से होता है, बिकॉज हमें पता है कि रेटिनल फाइबर्स इस तरह एक स्पेसिफिक तरीके से अरेंज है। तो अगर किसी भी एक एरिया में डिफेक्ट होगा तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा एरिया है रेटिना का जो कि प्रॉब्लम दे रहा है या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे ही हमने उनकी मिरर इमेजेस को असेस किया और देखा कि कोई चेंजेस हैं या नहीं है, मशीन ने दोनों अपर एंड लोअर फील्ड्स को चेक कर लिया और अगर कोई वहाँ पे चेंजेस हैं तो वो आपको बता देगा और आपको पता लग जाएगा कि पेशेंट को अर्ली ग्लोकोमेटस रियल फील्ड इफेक्ट आ सकते हैं, राइट, या है। So this is all about the perimetry report. If there is any query, you can comment in comment section. Thank you so much.